मैं कहूं कि राजनीतिक स्वार्थों के चलते उनको अमल में नहीं लाया गया और रद्दी की टोकरियों में डाल दिया गया। वो महत्वपूर्ण सुझाव हमारी बहन बेटियों के जो सशक्तिकरण का काम हो सकता था वो उनके हिस्से में नहीं आया, और आया तो केवल और केवल इंतजार, इंतजार और इंतजार, प्रतीक्षा, लगातार प्रतीक्षा। और अब जो इंतजार है, ये प्रतीक्षा है, उसकी घड़ियां आप समाप्त होने को है, और इसका साक्षी बनने जा रहा है हमारा देवभूमि उत्तराखंड का ये विधानसभा का ये सदन। और ये सौभाग्य भी इसको इसलिए मिला है कि ये जो हमारा राज्य है, हमारा राज्य जो मातृशक्ति के संघर्षों से बना हुआ राज्य है, मातृशक्ति ने जिसके लिए बड़ा संघर्ष किया है और अपना बलिदान मातृशक्ति ने किया, चाहे हम आज उसके लिए याद करें खटीमा गोलीकांड हो, मसूरी का गोलीकांड हो या मुजफ्फरनगर का गोलीकांड हो, उनको हम भूल नहीं सकते। तो उनके बलिदानों के कारण, उनके संघर्षों के कारण हमको राज्य की प्राप्ति हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमारा यह कदम जो हम यहाँ पर आगे बढ़ाने जा रहे हैं, संविधान में उल्लेखित जो भी नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके अनुरूप तो है ही। यह महिला सुरक्षा, उनकी आत्मनिर्भरता, उनके सशक्तिकरण और उनके स्वावलंबन के लिए भी महत्वपूर्ण एक अध्याय यहाँ से आज प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ विश्व के कई देशों में समान नागरिक संहिता को लागू कर अपने नागरिकों के लिए समान जो न्याय है, समान जो व्यवस्था है, वो पूरी दुनिया के अंदर अनेक देशों ने इसको सुनिश्चित किया है। उन देशों में सऊदी अरेबिया, टर्की, अजरबैजान, नेपाल, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। अब जब हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र ऋषि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का जो उन्होंने स्वप्न देखा है, विकसित भारत का जो उन्होंने संकल्प लिया है, और जब आने वाले समय में, आज खराब समय में, जिस समय हमारे देश में तमाम प्रकार से कई संकट भी आ गए, कोरोना महामारी भी आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, और आने वाले समय में हम दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में देश में 3 तलाक और कश्मीर के अंदर धारा 370, जिस कश्मीर को बचाने के लिए देश के हजारों हजार लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी शहादत दी, और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाया, उस कश्मीर को भी भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम, भारत में पूर्ण विलय का काम, धारा 370 समाप्त करने का काम, ऐसी अनेक ऐतिहासिक जो गलतियां थी उसके सुधारने के पथ पर है। जब उनके नेतृत्व में हम सैकड़ों वर्षों बाद, और मैं कहूँगा कि भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए और बीच में द्वापर आ गया, और कलयुग के भी 5126 वर्ष पूरे हो गए, और लगभग महाराज जी कितना 10,000 वर्ष द्वापर का रहा होगा। दस 10,000 वर्ष द्वापर के, 5,000 वर्ष इसके, तो लगभग 15,000 वर्षों के बाद बाबर के लिए कह रहे चलिए, लंबे संघर्षों के बाद और कई पीढ़ियां उसमें लग गई, लाखों करोड़ों लोगों का
लाखों करोड़ों वर्षों के बाद, लाखों करोड़ों लोगों के संघर्षों के बाद और लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान रामलला, जिसके बारे में अभी एक साथी हमारे शक्तिलाल शाह जी यहाँ से बोल रहे थे, शैला दीदी भी बोल रही थी कि हम नारा लगाते थे, गली गली में घूमते थे, कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और लंबी प्रतीक्षा के बाद, लंबे संघर्षों के बाद, लंबे लोगों की जिंदगानी और जवानी जाने के बाद भगवान रामलला आ गए और प्राण 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 प्रतिष्ठा प्राण 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 जन प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और शांत रहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, बोलो शांत रहिए, शांत रहिए। और जब हम आज रामलला को वहां विराजित होते हुए देख रहे हैं, और ये अवसर या तो उन लोगों के नसीब में आया होगा जो भगवान राम के त्रेता युग में पैदा हुए थे, या इस कालखंड में जो हम लोग हैं उनके समय में रामलला को देखने का, और राम युग, मैं कह सकता हूं कि राम युग प्रारंभ हुआ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और जब हम मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए संसद के अंदर नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो एक प्रावधान बन गया, 33% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया, ऐसे समय में हमारा भी ये सदन, अभी महाराज जी जब सतपाल महाराज जी जब अपना उद्बोधन कर रहे थे तो तब कह रहे थे कि हर किसी का योगदान, उसके बारे में आप लोग सुन नहीं पा रहे थे उस समय, क्योंकि थोड़ा आप लोग सुन नहीं रहे थे उस समय। तो गिलहरी ने जिस प्रकार से योगदान दिया था, जिस समय राम सेतु बनाया जा रहा था, तो नल, नील, अंगद, जामुन, हनुमंत, बड़े बड़े इंजीनियर कुछ न कुछ काम कर रहे थे। कोई ईंटें ला रहा था, कोई गारा ला रहा था, कोई लकड़ी ला रहा था, कोई लोहा ला रहा था, इंजीनियर साहब। तो उस समय में हर कोई ये सोच रहा था कि ये मुझे भी कुछ योगदान करना है, भगवान के इस राम कार्य में अपनी भी आहुति देनी है। तो एक गिलहरी जो दूर खड़ी थी, वहां से देख रही थी कि कुछ छिद्र ऐसे हैं जो छिद्र बंद नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा अवसर और कौन सा हो सकता है कि भगवान के यज्ञ में मैं भी अपनी आहुति दी। वो अपने को पानी में डुबकी लगाती है और डुबकी लगाकर रेत पर ओट-पोट होती है और उन छिद्रों को बंद करने का काम करती है। तो ऐसे समय में जब नारी शक्ति बंधन भी हो रहा है, देश के अंदर लखपति दीदियां भी बन रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी चल रहा है, मातृशक्ति के उत्थान का, उन्नयन का, उनको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, तो हमारा देवभूमि का ये सदन भी कैसे पीछे रह सकता है। इसलिए हम भी कैसे अपनी जिम्मेदारियों से विमुख कैसे हो सकते हैं हम ऐसे समय में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो विकसित भारत का संकल्प है, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए जो महान कार्य किए जा रहे हैं, महान यज्ञ किए जा रहे हैं, उसमें हमारे प्रदेश की भी एक आहुति मात्र है ये समान नागरिक संहिता। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां एक और इस संहिता के द्वारा हम अपनी माताओं, बहनों को, बेटियों को, बुजुर्गों को, बच्चों को और समाज में ऐसे अनेक लोग
जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं उनको अधिकार दिला पाएंगे, उनके साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अन्याय और भेदभाव को समाप्त कर पाएंगे। इसलिए हमने ये यूसीसी इसको लाने का, इसको विधेयक के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का साहस किया है। इसीलिए हमने कदम आगे बढ़ाए हैं। और यूसीसी की जो रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय सदन में आई है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में हमने समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाने का प्रयास किया है। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित जो हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं, इसको इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। और कमेटी ने जब माड़ा गांव से ये काम शुरू किया था और अनेक स्थानों पर चक्राता हो या धारचूला हो या खटीमा हो, नानकमता, खटीमा, सितारगंज, अनेक स्थानों पर जब जनजाति समाज के बीच में कमेटी गई थी तो कमेटी ने भी उनसे कहा था कि हम सुधार की ओर हम भी आगे बढ़ रहे हैं, हमें इसमें और समय भी देना चाहिए। तो मैं इसमें कोई बहस में नहीं जाना चाहता। मैं सदन के समक्ष, चूँकि हम लोगों ने हमेशा ये सोचा है कि जो प्रदेश के हित में, समाज के हित में हो, उस काम को आगे बढ़ाएंगे, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उस काम को नहीं करेंगे। तो जनजातियों के हित में हमने एक कदम उठाया कि उनको जो अनुच्छेद 342 में भारत का संविधान जो उनको सुविधाएं देता है या उनको जो संरक्षण देता है, उसके अनुरूप ही ये कमेटी ने आगे बढ़ने का काम किया है। और इस संहिता में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि विवाह केवल और केवल एक पुरुष व एक महिला के मध्य ही हो सकता है। ऐसा करके हमने समाज को स्पष्टता देने का प्रयास किया है और अपने देश की जो संस्कृति है उसको बचाने का काम भी किया है। उसमें आप सब लोग, मैं जानता हूं अन्य प्रश्न भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम जब विस्तार से अध्ययन करेंगे, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आए हुए निर्णय हैं, उन निर्णयों पर अब जब हम बात करेंगे तो स्पष्टता आ जाएगी। मैं जानता हूं कि कई बार आप सबके मन में जिज्ञासा जरूर हो रही होगी जब मैं ये बात कर रहा हूं। तो संहिता में सभी प्रकार के जो बच्चे हैं उनके अधिकारों व उनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, चाहे वो बच्चे जायज रिश्तों के आधार पर पैदा हुए हैं या अन्य रिश्तों के चलते हुए हों, गोद लिए हुए बच्चे हों या सरोगेसी के माध्यम से जन्म लिए बच्चे हों या टेस्ट ट्यूब माध्यम से जन्म लेने वाले बच्चे हों। संहिता में जो संपत्ति है उसका अर्थ सभी प्रकार की संपत्तियों से है, चाहे वो चल हो, अचल हो, मूर्त हो, अमूर्त संपत्ति हो, पैतृक व स्ववर्जित संपत्ति या फिर अन्य प्रकार की जो संपत्ति हो, उन सभी से इसका तात्पर्य है। वर्तमान में जो विवाह विच्छेद से संबंधित अनेक कानून अभी तक चल रहे थे हमारे यहाँ, जिनकी आड़ में हमारी जो बहन बेटियां हैं, जिन पर अनेकों दशकों से जो अत्याचार किया जा रहा था, इनको भी, इनमें जो समानता नहीं थी उनको समानता लाने का उसमें प्रयास किया गया है। और जो समान नागरिक संहिता में अन्य भी कुछ विशिष्ट कदम उठाए गए हैं। इस संहिता में विवाह की आयु सभी युवकों के लिए, सभी बेटों के लिए 21 साल की गई है और सभी बेटियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की है। इससे पहले कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनमें जो बेटियां हैं उनके लिए विवाह की जो आयु है वो निर्धारित नहीं थी। ऐसा करके अब आयु निर्धारित करके हमने उन बेटियों के साथ, उन बच्चियों के साथ जो शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है वो हम रोक पाएंगे और अच्छे बुरे की जो समझ आने से पहले जोर जबरदस्ती करके उनको विवाह के लिए जो मजबूर किया जाता था उसको भी रोकने का काम इस संहिता के माध्यम से होगा। संहिता में पुरुष व महिला दोनों को बराबरी का दर्जा देते हुए विवाह विच्छेद से संबंधित मामलों में
विवाह विच्छेद लेने के कारण समान अधिकार दिए गए हैं, दोनों में समान अधिकार दिए गए हैं। समान नागरिक संहिता में महिला के दोबारा विवाह करने से संबंधित किसी भी प्रकार की जो रूढ़िवादी शर्तें हैं उसको इसमें प्रतिबंधित किया गया है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है, इसका उद्देश्य समानता लाना, उत्पीड़न को रोकना, सबको समानता से जीने का अधिकार देना। हमारे इस कदम से जहां जो अनेकों कुछ ऐसी कुप्रथाएं हैं, उन कुप्रथाओं का अंत होगा, जिससे हमारी माताओं को, बहनों को ठेस पहुंचता था, उनको सम्मान से जीने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे भी कई प्रकरण हैं जिन पर पहले इस प्रकार के ये रूढ़िवादी जो कानून हैं अलग अलग तरीके से लगाए गए थे। अब इस प्रकार के कानून जो अब समान नागरिक संहिता बनने के बाद स्वतः ही राज्य के अंदर समाप्त हो जाएंगे और इस प्रकार के प्रकरण सामने आने पर जहां पर इस कानून का उल्लंघन होगा वहां पर 3 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान इसमें रखा गया है। अब इस कानून के माध्यम से दंपतियों में से यदि कोई भी बिना दूसरे की सहमति से अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से विवाह विच्छेद करने और गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार होगा। अगर पत्नी भी अगर उसमें कुछ करती होगी या तो वो होगी तो उसमें अगर उसकी तरफ से अगर इस प्रकार का होगा तो उसको भी इसमें जो है गुजारा भत्ता लेने का अधिकार होगा। हमारे द्वारा इस संहिता में एक पत्नी के जीवित होने पर, पति या पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। इस संहिता में यह भी उल्लेखित किया गया है कि सभी के लिए विवाह विच्छेद का जो पंजीकरण है वो कराना अनिवार्य होगा। जिस प्रकार से अभी तक जो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता था उसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाकर विवाह और विवाह विच्छेद दोनों का पंजीकरण भी किया जा सकेगा। और हमारी सरकार का जो सरलीकरण का मंत्र है, हर चीज़ को सरल करना है, उसके अनुरूप ही पंजीकरण वेब पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा। और जैसे ही ये हमारा एक्ट माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ जाएगा, वहाँ से लौट कर आएगा एक्ट के रूप में, जैसे ही प्रदेश के अंदर लागू होगा तो इन कानूनों के लागू होने के बाद किसी भी प्रकार की कहीं पर समस्या न हो, उसके लिए हमने पहले से ही इस व्यवस्था को बनाने का काम प्रारंभ कर दिया है। उत्तराखंड के अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम जो 2010 को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अब समस्त सरकारी सुविधाओं का लाभ केवल वही दंपति ले पाएंगे जिन्होंने विवाह का पंजीकरण कर लिया होगा। और इसमें बहुत ज़्यादा संदेह करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि कानून बन रहा है, एक्ट के रूप में आ रहा है, इस पर चर्चा हो रही है और आगे चलकर इसमें जहाँ जहाँ भी सुधार की आवश्यकता होगी हम एक अच्छे काम के लिए आगे बढ़े हैं। जब जरूरत पड़ेगी राज्य के हित में, जन के हित में, मन के हित में, लोगों के हित में, मातृशक्ति के हित में, तो हम उसको जो जरूरी संशोधन है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, जो हमारे पास सुधार आएगा। इस प्रकार से जो अनिवार्य पंजीकरण होने से यदि कोई व्यक्ति अपना पहला विवाह छिपाकर किसी महिला को धोखा देकर दूसरा विवाह करने का प्रयास करेगा तो उसका पता अब आसानी से लग जाएगा। और ऐसा करने से हमारी माताओं बहनों में एक सुरक्षा का जो भाव है वो आएगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, उनके अंदर आत्मसम्मान से जीने का भाव जागृत होगा। इसलिए मैं सदन में आप सबके समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं कि पंजीकरण न होने की स्थिति में भी अगर किसी ने पंजीकरण नहीं भी करवाया है तो ऐसा नहीं होगा कि उसका विवाह अमान्य मान लिया जाएगा, उसमें समय है। इस संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि पति पत्नी के विवाह विच्छेद या घरेलू झगड़े के समय में, कई बार घरेलू झगड़ा होता है तो उस समय में ये स्थिति पैदा होती है कि अब छोटा बच्चा है तो बच्चा किसके पास जाएगा, पिता के पास जाएगा कि माता के पास जाएगा। तो ऐसे समय में जो बच्चे की अभिरक्षा है, जो 5 वर्ष तक का होगा, उसकी कस्टडी उसकी माँ के पास ही रहेगी। संपत्ति से अधिकार में भी
कुछ बिंदु इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इस जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो कानूनों की भी स्पष्ट रूप से इसमें व्याख्या है। संहिता में सभी वर्ग के पुत्र और पुत्री, वैसे बहुत बार आ गया तो आप सब इसके बारे में अच्छी तरह से जान गए हैं। संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है। संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और अब तक नाजायज कहे जाने वाले बच्चों में कोई भेद नहीं कहा जाएगा। बच्चा जैसे भी पैदा होगा वो पहले भी मैंने स्पष्ट कर दिया है कि अब उसको भी उसी प्रकार का संपत्ति में अधिकार होगा। अभी सभी संतानों को समान मानते हुए संपत्ति के अधिकारों में समानता दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कई बार ऐसी बातें आती हैं कि बच्चा नाजायज है, नाजायज औलाद है। इस प्रकार के शब्दों को भी हमने इस संहिता में समाप्त करने का काम किया है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि कोई रिश्ते गलत हो सकते हैं, उनमें कोई कमी हो सकती है, समाज जिसको नहीं मानता है वो रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाले जो बच्चे हैं वो किसी भी कीमत पर नाजायज नहीं हो सकते। वो बच्चे निर्दोष होते हैं और नाजायज शब्द के कारण बच्चे के जो व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उस बुरे प्रभाव को भी हमने इस पर पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है। अब तक अधिकांश प्रावधानों में जो मृतक व्यक्ति की संपत्ति में उसकी माता, पत्नी व बच्चों को समान अधिकार दिया जाता था, किंतु पिता व उसके जो पिता थे उस अधिकार से वंचित रहते थे। हमने इस संहिता में उनके पिता की भी चिंता की है और उन्हें भी संपत्ति में समान अधिकार देने का प्रावधान किया है। हमारी सरकार ने जो गर्भस्थ शिशु के अधिकार की भी चिंता की है और इस संहिता में गर्भ में पल रहे बच्चे की संपत्ति में अधिकार को अब पूर्ण रूप से संरक्षित कर दिया गया है। अब सभी वर्गों के व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपदा की वसीयत कर सकेंगे, जिसका नियम पहले अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग थे। अब समान नागरिक संहिता आने के लिए ये नियम भी अब समान हो जाएंगे। समान नागरिक संहिता में लिव इन संबंधों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के भी कई बार निर्णय आए हैं, उस पर मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि लगातार कई घंटों से इस पर चर्चा हो रही है, बहुत विस्तार से नहीं है। अभी आपके पास ये जो वॉल्यूम है इसके हमारे 4 वॉल्यूम 740 पेज के लगभग हैं। ये सारे वॉल्यूम आप लोग पढ़ लेंगे या जो हमारी ये ड्राफ्ट कमेटी ने कुछ उसमें बनाया है वो पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें उसमें स्पष्टता से आ जाएंगी। एक वयस्क पुरुष जो 21 वर्ष या उससे अधिक का हो, वयस्क महिला जो 18 वर्ष से उससे अधिक की हो, तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकने के लिए वो होंगे। और जब वो पहले से विवाहित है किसी अन्य के साथ, एक साथ कई लोग कई बार कई तरीके से उसमें रहते हैं, तो उनको कानूनी रूप से प्रतिबंधित संबंधों की श्रेणी में जो नहीं आते हैं, लिव इन रिलेशन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लिव इन में रहने हेतु केवल पंजीकरण कराना होगा। ये जरूरी नहीं है कि उसकी जानकारी सभी जगह दी जाए, जिससे भविष्य में हो सकने वाली किसी भी प्रकार के विवाद या अपराध को रोका जा सकेगा। आपने देखा होगा बहुत बार पता नहीं लगता, बहुत सारी बच्चों को उनको सूटकेसों में ठूस के जब उनके टुकड़े टुकड़े करके रख दिया जाता है कई मामलों में, तो ऐसे मामलों में इस पर रोक लगेगी। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो हमारी सरकार ने इस संहिता में लिव इन रिलेशनशिप को एक संतुलित एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपनाने का प्रयास किया है। ऐसे सभी प्रावधान जो भी हमारी सब पीढ़ियों के लिए अच्छे हो सकते हैं, उसको लागू करने का काम हमने इस समान नागरिक संहिता में किया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार जो संहिता है इसके प्रमुख जो हमारे जो बिंदु हैं जिस पर मैंने अभी तक चर्चा की है, मैं कह सकता हूं कि हमारे शास्त्रों में भी जो वर्णित है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्र तत्र देवता, ये जो उक्ति है चरितार्थ होती है। साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारी शक्ति बंधन है उसका संकल्प भी सिद्ध होता है। और इतिहास जो 21वीं सदी के तीसरे दशक को महिला सशक्तिकरण को समर्पित दशक के रूप में याद रखेगा, चाहे वो हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको 3 तलाक से मुक्ति मिली हो,
या देश की जो विधायिका है उसमें 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाले जो घर हैं उसकी रजिस्ट्री और चाबी हमारी बहन बेटियों के हाथ में सौंपने का निर्णय हो। देश में पहली बार देश के सर्वोच्च पद पर एक ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पढ़ी लिखी पैदा हुई बेटी को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने का अवसर मिला हो। इतना ही नहीं, यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो इसी सदन ने मातृशक्ति के उत्थान के लिए, मातृशक्ति के उन्नयन के लिए, मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य के जो सरकारी सेवाएं हैं उन सेवाओं में 30% का आरक्षण भी सुनिश्चित किया और अपने वायदे को निभाया। ऐसे बहुत सारे काम हैं। हमारी उत्तराखंड की सरकार ने 3 गैस के सिलेंडर 1 साल में रिफिल करके देने का जो संकल्प लिया था वो संकल्प भी हम धरातल पर उतार रहे हैं और 1,82,000 परिवारों को साल में 3 सिलेंडर देने का काम भी हम कर रहे हैं। इन सभी निर्णयों से स्पष्ट है, अगर मैं इसमें बहुत विस्तार में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे पास बहुत कहना है। मैं आपको यही कहना सकता हूं, इन सभी निर्णयों से स्पष्ट इस दशक में महिला सशक्तिकरण के दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व रूप से आगे बढ़े हैं। और पिछले 2.5 महीने में मैं राज्य के लगभग 9 जिलों में जाने के बाद ये आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि मैं लगभग 2.5 लाख से भी ज़्यादा अपनी माताओं, बहनों से, बेटियों से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जिस प्रकार से मैंने देखा है कि आज मातृ बढ़ रही है और उनका जो स्नेह है, जो उनका आशीर्वाद है, जो उनका उत्साह है, दिखता है कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और जो हमारा आने वाला नया भारत है, हमारा नया उत्तराखंड है, उसकी तस्वीर बयान करती हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरी माताजी गांव में हैं और दीपावली के बाद गांव चली गई थी। तो कल मुझे फ़ोन आया उनका, हर 2-3 दिन में फ़ोन करती हैं, अक्सर मैं भी कर लेता हूँ। तो कल मुझे कह रही थी कि क्या हो रहा है, विधानसभा तो अभी बाद में होने वाली थी, ये पहले कैसे हो रही है। अखबार पढ़ती नहीं है बहुत ज़्यादा, वैसे चर्चा हो रही होगी कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए बच्चों से बात करते हुए पता लगा कि लेट आ रहे हैं, बैठे हैं, मीटिंग चल रही है काफ़ी दिन जब से चला। तो जब मैंने उनको बताया कि हम इस प्रकार का एक विधेयक लेकर आ रहे हैं आपकी अध्यक्षता में, तो बोली बेटा ये काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था। जब मैंने उनको विस्तार से बताया कि किस प्रकार की असमानता थी, किस प्रकार से हम इसको समानता की ओर ले जा रहे हैं, किस प्रकार का हम नियम बना रहे हैं, तो आज मैं देख रहा हूं कि इस समान नागरिक संहिता के लिए पूरे देश भर से और मैं कहूं दुनिया भर से लोग, प्रतिपक्ष, पक्ष, विपक्ष, इसकी बात अगर हम छोड़ दें तो सच बताऊं तो मैं बहुत से लोग अनजाने में, जैसे हरीश धामी जी कह रहे थे, इनको भी बधाई दे रखी लोगों ने। इन्होंने, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है कि मैं ये कहूं, ये इन्होंने मुझे पत्र दिया, जो महिलाओं ने इनको पत्र दे रखा था, आज मुझे पत्र सौंपा इन्होंने आकर अभी मुझे, और कुछ सुझाव भी दिए हैं। तभी इसीलिए मैंने कहा कि जो सुझाव है उन सुझावों पर भी हम काम करेंगे। ये वही मैं कहना चाहता हूं कि यह दशक जिसका हमारी माताएं, बहनें बरसों से इंतजार कर रही थी, लंबा कालखंड बीत गया, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे, के.एम. मुंशी साहब भी चाहते थे, बहुत सारी बहनें अदालतों की लड़ाइयाँ भी लड़ रही थी, लेकिन उनका इंतजार ही रह जा रहा था, वो पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि अब ये कि कहते हैं ना कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब नीयत सच्ची होती है, नेतृत्व की नीयत सच्ची होती है, और जब विकल्प रहित संकल्प होता है,
जब देशवासियों को अपना परिवार माना जाता है, जब अपने परिवारजनों के लिए, देशवासियों के लिए कुछ कर गुजरने की ललक होती है, जब नीतियां प्रभावी होती हैं, जब देश प्रथम होता है, जब राष्ट्र प्रथम होता है, तब नियम भी वैसे बनते हैं और तभी कानून भी ऐसे बनते हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारा देश का जो नेतृत्व है आज एक ऐसे राजऋषि के हाथ में है जिनके लिए पूरा देश अपना परिवार है, और उन्होंने ये बात पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने सिद्ध की है। कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जिस समय देश के अंदर कोरोना आया था, उस समय पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि कोरोना जो है भारत को पूरी तरह से अव्यवस्थित कर देगा, पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, और WHO के भी जो रिसर्च आ रही थी, वो भी जो अध्ययन कर रहे थे, आकलन कर रहे थे, उन आकलनों में भी आ रहा था कि भारत कोरोना के समय में पूरी दुनिया के लिए एक जिम्मेदारी बन जाएगा, भारत दुनिया के लिए बोझ बन जाएगा। ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के समस्त लोगों के लिए, समस्त जनगण मन के लिए कोई भेदभाव न करते हुए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव न करते हुए, जाति धर्म से ऊपर उठकर हर एक व्यक्ति के लिए अपने माता पिता जैसे काम करते हैं, एक माता पिता की तरह, गार्जियन की तरह देश के लोगों को, जहां हर एक को वैक्सीन लगाने का काम हुआ, निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम हुआ, और वहीं देश के 80 करोड़ लोगों को आज भी जो मार्च 2020 से गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ की थी, वो गरीब कल्याण अन्न योजना आज भी चल रही है।